कुछ टाइम तक के लिए जो हमारी क्लास होंगे ना, वो क्लासेस ऐसे रहेंगी कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि इस क्लास में क्या क्या है, कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है। कंटेंट अभी जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत मेंशन कर रखा है, ये इस साइड। तो ये वाला जो कंटेंट है ना, ये आप लोग चाहो तो क्लास में साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। चाहो तो आप इसका अपने मतलब जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपके पास सब बच्चों के साथ ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, उसमें भी कर सकते हो। लेकिन दो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट आप लोगों को मैं बिल्कुल कहूंगा। एक, हर एक बच्चे को इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। पहले तो आपको मैप का तरीका आना चाहिए कि भाई हाँ, मैप बनाते कैसे हैं, वो आपका तरीका अच्छा हो। दूसरा, उसके बाद में आपको काम करना है मैप बनाने की स्पीड पे, कि अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन की डिमांड है साउथ इंडिया का बनाना है, तो आपका हाथ सीधा ऐसे हुआ और ऐसे बन गया, खत्म, ठीक है। आपको किसी भी पर्टिकुलर जैसे नॉर्थ ईस्ट का बनाना है, तो आपका हाथ बिल्कुल ऐसे मतलब सीधा बना और आपका वो तैयार। मैप इतनी स्पीड से बनना चाहिए कि आपको कहीं पे रुकने की, आपका हाथ रुके ही ना, ठीक है। ये चीज आप लोगों को करनी है। ये सब चीजें आएंगी आपकी प्रैक्टिस के साथ। दूसरी चीज ये है, इंफॉर्मेशन अभी मैं कम शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, समझाऊंगा ज्यादा। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को अच्छे से करना चाहेंगे ना, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हमारे बैक ऑफ माइंड में होनी चाहिए। मान लो मैंने सिंपल यहाँ पे पढ़ाने के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंडिया का कोस्टल जो लाइन है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मैं इतने पे एक पॉइंट पे भी मैं खत्म कर दूं, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं हुआ अनटिल एंड अनलेस मैं आपको ये ना बताऊं कि ये कोस्ट लाइन फ्रेम कैसे हुई है, क्यों हमने इसी को कोस्ट लाइन माना है, यहां से हमने कोस्ट लाइन क्यों नहीं माना, ठीक है। ये वाले पार्ट अंडमान निकोबार, ये बीच वाला जो भी है वाटर है, ये वाटर टेरिटोरियल वाटर हमारा क्यों नहीं है। भाई होना तो चाहिए ना, क्योंकि इंडिया की टेरिटरी यहां तक है। देखा जाए तो बांग्लादेश अलग से कंट्री हो गया, ये अलग से कंट्री क्यों है, ये हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा। ज्योग्राफिकली जियोलॉजिकली देखा जाए तो एक ही यूनिट है ना। अच्छा, किसी को पता है जियोलॉजिकल और ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है? जियोलॉजी और जियोग्राफी। तो जियोग्राफी और जूलॉजी तो जंतु विज्ञान है मैम। नहीं, वो जूलॉजी होता है। सर जियोलॉजी का मतलब होगा, मतलब जैसे एक ही टाइम फ्रेम, मतलब इसमें जियोलॉजी में कहीं टाइम फ्रेम का इशू हो जाता है कि जो एक साथ, मानिए कोई पहाड़ से यंगफोर्ड माउंटेन्स बने तो वो जो एक साथ जितनी चीजें बनी वो जियोलॉजिकल फील्ड में आ जाती हैं। और उसको हम ज्योग्राफी है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में रख सकते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, लेकिन इसमें जियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? सर मतलब इसमें ये होता है कि जो पृथ्वी के जितने भी अंदर चीजें होती हैं वो जियोलॉजी में पढ़ा जाता है, और ज्योग्राफी में बाहर की चीजें। ज्योग्राफी, देखो एक चीज ये समझ लो, यहाँ पे लॉजी है, जहां पे भी लॉजी आ जाए सर इसका जो मतलब तो हो गया स्टडी। हाँ हाँ, बोलो। सर लैंडफॉर्म्स, वाटरफॉल्स, इन सब की स्टडी जियोलॉजी है। गुड। एंड और ज्योग्राफी में? ह्यूमंस और इन्वायरमेंट वगैरह जो गुड ये गुड 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 गुड, इसमें ठीक है, डन। ज्योग्राफी। मेरा मेरा पार्ट यहाँ तक हो गया कि मुझे बस इतना जानना था कि आप लोग कैसे करते हो। गुड। इतिशा एंड निकिता, ओके, दोनों ने बताया ना। गुड। देखो, यहाँ पे ना जियोलॉजी में क्या रहेगा कि आपकी अर्थ के ऊपर जो भी लैंडफॉर्म्स हैं, हम इसमें से ह्यूमन को हटा देते हैं। अगर हमने ह्यूमन को हटा दिया, उसके बाद में बचा क्या? वाटर, लैंड, माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, वेजिटेशन। वो सारी चीजें, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे वो बनी, क्या है कुछ, वो सब चीजें आएंगी आपकी जियोलॉजी में। लेकिन इनका इंटरेक्शन हम कर देते हैं विद ह्यूमन, तो वहां पे आपका आ जाता है क्या है? ज्योग्राफी, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, और कोई ज्यादा इसमें बड़ा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक बार अभी हम करते हैं ये क्लास को स्टार्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था ना, उस डिस्कशन में ये था कि हमने इंडिया के बारे में बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन रखी थी कि इंडिया का एक्सटेंट कैसे है, लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल। यहाँ पे ये देखिए, लैटिट्यूड का हमने देखा था 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.6 डिग्री नॉर्थ। कोई मुझे इस मैप के ऊपर बता सकता है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कौन से स्टेट में है? क्या सर? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर है? 8 डिग्री 4 सब सब जब। केरला।
नहीं, हाँ, केरला ही है, कन्याकुमारी। जम्मू कश्मीर कौन कन्याकुमारी। बोला था? कन्याकुमारी केरला में है? नहीं, सर नहीं सर, कन्याकुमारी। मतलब इसका वो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है सर, क्योंकि कन्याकुमारी। इसका, हाँ। सर स्टेट स्टेट स्टेट। कन्याकुमारी कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु। नॉर्थ में तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नॉर्थ में सर। तमिल, अच्छा तमिलनाडु यहाँ पे मैप तमिलनाडु में कोई बता सकता है कहाँ पे? मैप में? सर केरला के बराबर पे। ठीक है, मैं से ये भी पूछ सकता हूँ केरला कहाँ है। चलो ठीक है, दिस इज साउथ इंडिया का ये वाला आपका जो पोर्शन है इधर वाला, दिस इज केरला, सॉरी तमिलनाडु। ठीक है तबस्सुम, पता चल गया। ये इसका यहाँ पे जो पार्ट है सदर्न मोस्ट, इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। बट ये देखा जाए तो साउथ में है 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे ये 37, ये गलत नहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं सर, गलत कोई नहीं मुझे लिखा। एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ जी, तो क्यों नहीं है ये गलत? सर क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है। मतलब और हाँ, इक्वेटर कहाँ है? इंडिया। इक्वेटर हमारी अर्थ का मिड पॉइंट, मतलब जो मिड लाइन अगर हम खींचे तो वो इक्वेटर है। हमारा अर्थ उसके नॉर्थ में पड़ता है। ये अर्थ हमारी, सॉरी, हमारा इंडिया उसके नॉर्थ में इंडिया। पड़ता है। तो जी। हमारे इंडिया का तो सदर्न पार्ट है ये, लेकिन अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें तो ये इक्वेटर का नदर्न पार्ट पड़ता है। ओके गुड। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है कि वाई तमिलनाडु इज ऑन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड वाई जम्मू एंड कश्मीर इज ऑन 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ? किसी को डाउट नहीं है ना? गुड। देन फिर हमने देखा लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। कोई बताएगा ये क्यों है? सर क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब अगर हम वर्टिकली काटते हैं अर्थ को तो ये राइट साइड में पड़ता है, जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाता है हमारा। किसके राइट साइड में, किसके राइट साइड में? वो जो हमने मिड में काटा है, वर्टिकली हमने अर्थ को डिवाइड करा है, तो उस कहाँ से वर्टिकल काटा है? लाइन के, मतलब 0 डिग्री कहाँ से काटा कहते हैं है? उसे, 0 डिग्री टाइम लाइन। हाँ, उस 0 डिग्री का नाम क्या है, कोई नाम बता पाएगा? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन? तो हम मेरिडियन किसको बोलते हैं? जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो मिलाए, उस लाइन को हम मेरिडियन बोल देंगे। प्राइम मेरिडियन उसको बोल देंगे जिसको हमने सेंटर पे माना है। ठीक है, बट प्लेस का नाम पूछ रहा हूं, किस प्लेस से होके जाती है? ग्रीनविच लंदन। बिल्कुल सही। तो इसको हम क्या बोल देंगे? GMT भी बोलेंगे, जहां से हमारा पूरा अर्थ का टाइम लाइन मैनेज किया जाता है। ठीक है, GMT। अब इसके रेस्पेक्ट में इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, यानी जो ग्रीनविच मीन टाइम वाली लाइन है, इसके ईस्टर्न साइड में हमारा इंडिया लाई करता है। इसलिए जब हम 0 डिग्री से चलते 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 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे पहुंचते हैं, तब हमारा इंडिया स्टार्ट होता है। तो अब मुझे बताओ, ईस्ट का ये हमने देखा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, कौन कौन से स्टेट में आते हैं दोनों? सर गुजरात में, और दोनों ही? तो नहीं एक सर, तो उत्तर प्रदेश। 68.7। हाँ सर, आप मतलब लॉन्गिट्यूड पूछ रहे हैं कि किस, मतलब किस स्टेट से होके जाती है। शिवानी, आज आप मुझे बहुत ही ऑफ बीट लग रहे हो। या तो मेरा समझाने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो नहीं समझे आप। मैं पूछ रहा हूं कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। आप मुझे बताओ, ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन से स्टेट के अंदर लाई करती हैं? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, शिवानी समझे क्वेश्चन? यस सर। तो बताओ, आंसर बताओ। सर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। मैंने पिछली क्लास में इसी क्वेश्चन के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का। आप लोगों ने उसका जवाब सही भी दिया था। अभी क्या हो गया है, मतलब मेरे ख्याल में 10 दिन हो गए होंगे लास्ट वाली क्लास को। 10 दिन में अभी तक आपका सब कुछ भूल चुके हो। ये तो अच्छा हुआ मैंने पहली स्लाइड ओपन कर ली, वरना मैं तो ये सोच के चलता कि आप लोगों को ये सब कुछ पता है।
सिर्फ एक दो बच्चों को छोड़ के बाकी सब बच्चे मौन है इस चीज के ऊपर, चुप्पी साधे हुए हैं, किसी को कुछ भी आइडिया तक नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ पे क्लास में। राइट? सर सर आ रही है, बट मैं कुछ बोल नहीं रहा। तो साबिर बोलो, वो यस सर, केजरीवाल वाली मैं बात है, भी तो बोलो ना, हम परेशान हो गए यहाँ पे पूछते पूछते। ओके सर। हम्म। बताओ। आपसे मेरा पूरा इंटरव्यू सुन रहा है, बताइए ना सर क्या क्वेश्चन ठीक था। है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन दोबारा से बता। साबिर, क्वेश्चन ये है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। आपको स्टेट के नाम बताने हैं कि ये दोनों कौन से स्टेट में लाई करता है। जूम कॉल हमारी ये बंद होने वाली है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना बंद होते ही। जवाब दो सर साबिर। वेस्ट सर सर वेस्ट में गुजरात से है, गुजरात में सर गोहिर माथा आता है, और सर इस तरफ मेरा अरुणाचल प्रदेश सर, वहां पर कीवी आता है सर 97.25 डिग्री। ओके, गुड। ठीक है। शिवानी, समझ में आया अभी? शिवानी, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस आपकी सर आवाज आ रही प्रॉपर। है। Yes, you are audible. शिवानी, इसका मतलब क्लास से नहीं, क्लास में नहीं है क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक चल रहा है ना पेस, या ज्यादा ही स्लो चल रहा हूँ मैं? नहीं सर, अच्छा चल रहा है। ओके ठीक है then। थोड़ा सा पेस अप कर देते हैं अभी, क्योंकि काफी सारा रह जाएगा वरना। चलो, समझाने वाला काम हमारा बस इतना ही था। अब हम आते हैं सीधा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे जो हमारे काम की है। एंड उस पे हमारा एक बार मैं पुराना ये सारा रिवाइज करा देता हूँ, ताकि हम फटाफट फटाफट इस टॉपिक तक आ जाएं जिस पे आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो, हमने स्टार्ट किया था मैपिंग से। मैपिंग में हमने देखा था कि इंडिया का, हमने देखा था एक्सटेंट क्या है। तो सबसे पहला एक्सटेंट था वो देखा था हमने 8 डिग्री। तो हमने जो सबसे पहले एक्सटेंट देखा था, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है और आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो क्या है। देन इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया, पूरे इंडिया को अगर हम देखें एक यूनिट माने तो उसका इतना ज्योग्राफिकल एरिया है, जो कि पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 2.43%। यानी पूरे अर्थ के ऊपर अगर अगर हम देखें कि लैंड मास 100 यूनिट में है, तो उस 100 यूनिट्स में से इंडिया के पास कितनी जमीन है? मतलब 2.5 भी नहीं है, 2.43। फिर हमने देखा था कि चलो ठीक है, अगर इतना एरिया है तो हमसे कितने बड़े कंट्री और हैं जो हमसे ज्यादा बड़े हैं, तो वो हमने देखा था कि 7 कंट्री ऐसे हैं जो हमसे बड़े हैं। इंडिया की जो रैंक है वो क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। फिर हमने देखा था कि पॉपुलेशन वाइज क्या पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन वाइज हमसे सिर्फ एक ही कंट्री आगे है, दैट इज चाइना। तो हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। और अब जब हम बात की थी हमने पिछली क्लास में कि भाई पॉपुलेशन वाइज हम सेकंड तो हैं, लेकिन पूरी दुनिया में अगर 100 ही आदमी हो तो इंडिया के कितने आदमी होंगे उसमें, या फिर इंसान होंगे, पॉपुलेशन कितनी होगी? तो वो कितनी थी? 17.5। जी सर हाँ, जो वो पॉइंट है वो अलग है कि दुनिया का हर छठा आदमी क्या है? एक हिंदुस्तानी है। ठीक है, वो एक अलग फैक्ट है, क्योंकि अगर हम 17.5% को अगर हम 100 से कंपेयर करेंगे, तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो तकरीबन तकरीबन हमारी जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब दुनिया का हर छठा बंदा एक हिंदुस्तानी है। ठीक है, 5 बंदे कोई और हो सकते हैं, लेकिन छठा तो हिंदुस्तानी मिलेगा ही मिलेगा। फिर हमने देखा था टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन में हमने क्या देखा था कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो 82.5 डिग्री पे चलता है। ये वाला मैंने आपको बताया था 82.5, इसको मैंने आपको समझाया भी था कि 82 डिग्री 30 मिनट आए ईस्ट तो भी ठीक है, 82.5 आए तो भी ठीक है, इसको हम डिग्री बोल देंगे ऐसे, या फिर 82 डिग्री एंड ऐसे करके हाफ, ऐसे, या सॉरी 82 एंड इसको बीच में ये नहीं लगाएंगे, सॉरी, या फिर हम ऐसे लिख दें कि 82.5 यहाँ पे डिग्री लगा देंगे ईस्ट, तो ये तीनों ही ठीक है। ठीक है, अगर मैंने ये लगा दिया 82 डिग्री एंड 5 ऐसे, क्या ये सही है? नो सर। ये गलत है, बाकी ऊपर वाले सारे सही हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना, कुछ ऐसे कैलकुलेटिव वाली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। ओके, देन ये मैंने बता दिया था कि जो इलाहाबाद के पास में एक जगह है नैनी, उससे होके जाती है ये वाली लाइन।
प्रयागराज इसका नाम हो गया, नैनी इधर है। देन कौन कौन से स्टेट में जाती है ये आप लोग देख लेना। आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों कहाँ पे मिलता है वो मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया के पास खुद का ही कोरिया है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ वाला कोरिया है, ठीक है, ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाला नहीं है। देन इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम अगर ग्रीनविच से कंपेयर करें तो हमने देखा था कि वहां से कितना ज्यादा है। जो ग्रीनविच का कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो जीएमटी है, अगर हम इसके ईस्टर्न साइड में चलेंगे तो टाइम हमारा प्लस होगा, अगर वेस्टर्न साइड चलेंगे तो टाइम हमारा कम होगा। इंडिया इससे इंडिया का जो टाइमलाइन है वो है 82.5। तो जब हम इंडिया का कंपैरिजन करेंगे ना यहाँ पे तो उसमें यही रहेगा कि ये वाला जो टाइमलाइन है ये प्लस होगा, कितने टाइम से, 5.5 घंटे, ठीक है। अगर वहां पे जीएमटी पे बचा हुआ है 12 तो यहाँ पे कितना होगा, 5:30 IST, ठीक है। वो हम कंपैरिजन कर भी चुके हैं कि किस तरह से हम इसको कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ओके, एक सेकंड, स्क्रीन पे कुछ आ गया है। ओके, ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब हमने इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन आप देख लेना, मैंने भी पूछा भी था, वही सेम क्वेश्चन था। देन ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन हम स्किप करेंगे अभी। फिर हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी मैंने बता दिया था कि 8 स्टेट हैं, उसकी ट्रिक भी बताई थी साबिर ने कि मित्र पर गमछा झाड़, उससे हम ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। सारे स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, कौन सा स्टेट इसके नॉर्थ में है, कौन सा स्टेट इसके साउथ में है वो पता होना चाहिए। एक ट्रिवियल फैक्ट है जो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दिखाना हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट जरूर है। यहां से ऊपर वाला जो इंडिया है उसको नॉर्थ इंडिया, इससे नीचे वाला साउथ इंडिया, ऐसा बोला जाता है नॉर्मली। इससे ऊपर वाला जो जोन है उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, इससे नीचे वाला जो जोन है उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक है। अगर इंडिया का क्लाइमेट भी देखा जाए तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों टाइप के ही क्लाइमेट यहाँ पे मिलते हैं, ठंड भी है गर्मी भी है। इसीलिए इंडिया का जो है वो मिक्स मिक्स ही हम मानते हैं कि भाई ना तो हमारा ट्रॉपिकल के अंदर एकदम से ट्रॉपिकल के अंदर आता है पूरा, और ना ही हमारा टेम्परेट के अंदर आता है। दूसरा एक जो ट्रिवियल फैक्ट जिसके बारे में बताना चाह रहा था वो ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नदर्न साइड में जो स्टेट्स हैं या कंट्री का जो एरिया वाइज जो है और जो साउथ में है, उन दोनों में अगर हम एरिया का कंपैरिजन करें तो इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा 2/3 है और नीचे वाला हिस्सा 1/3 है एरिया वाइज। तो ज्यादातर जो इंडिया लाई करता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया का जो मेजर पोर्शन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नदर्न साइड में लाई करता है या सदर्न साइड में, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई नदर्न साइड में जो इंडिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सदर्न साइड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। ये 50-50 में डिवाइड नहीं कर रहा है, देखने में हमें ये लग रहा है कि 50-50 में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये एक सिंपल एक मैप है जिसको हम यूज करते हैं मैप नोट टू स्केल वाली कैटेगरी में। जब हम रियल मैप देखेंगे ना वहां पे हमारे सामने अलग टाइप का ही एक मैप दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ ज्यादा खास है नहीं। अब इसके बाद में जो हमने देखा था, एक क्वेश्चन किया था ये भी हम कर चुके हैं, फिर 2 क्वेश्चन और किए थे ये भी कर चुके हैं। आज एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं, इस क्वेश्चन का जवाब दो, और इसके बारे में मैं बता चुका हूं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दो दो तीन चीजें जो आपके काम की हो सकती हैं। हर 1 डिग्री के ऊपर जो टाइम डिफरेंस आता है वो आता है आपका 4 मिनट। आपको ये बताना है कि अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सुबह के 10 AM अगर हैं, इसके अकॉर्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपको ये बताना है 92 डिग्री ईस्ट के ऊपर इसी टाइम पे सेम टाइम पे यहां पे क्या टाइम होगा। जल्दी बताओ, जो भी बच्चा बताएगा ना मैं समझ जाऊंगा कि उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। 10:38 AM सर। और बी कोई नंबर। साबिर के अलावा और कोई भी निकाले। जी सर, 10:38। ठीक है, कैसे निकाला? कौन बताएगा, एक सेकंड में पूछता हूँ। एक निकाला है साबिर ने एंड इतिशा। इतिशा कैसे निकाला बताइए। सर जो हमारा IST होता है वो होता है 82.5 डिग्री पर। हम्म।
ठीक है, और हर 1 डिग्री बढ़ाते बढ़ाते हमारा 4 मिनट बढ़ता है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड गाइस, मैं एक बार एक कॉल अटेंड कर लेता हूँ, एक सेकंड। ओके ओके। चलो ठीक है, तो अभी मुझे ये बताओ, इतिशा बता रहे थे आप कि हाँ 82.5 पे जा रहे हैं, फिर आगे? सर मैं बताऊं? हाँ जी। वो सर 82 और क्या 82 और हाफ है, जो 82.5 है उससे 92 डिग्री के बीच वो क्या कहते हैं, मतलब 9:30 जो बोलेंगे, हाँ 9:30 के मतलब डिग्री का वो डिफरेंट है, तो वो 1 मिनट हाँ पे जी 4 बढ़ रहा है तो हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये इसके ईस्टर्न साइड में ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब इधर टाइम क्या होगा? इंक्रीज। अगर इसके इधर साइड पूछ लेता तो टाइम क्या होता? डिक्रीज। ठीक है, वेरी गुड साबिर, नितिशा, एंड अभी शोभा ने दिया है क्या आंसर? यस सर। गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10:38। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी ने ये पूछा भी है, एंड काफी अच्छा आपका लोगों का भी ऑब्जर्वेशन है, अच्छा लगा कि आप लोग इस लेवल पे पढ़ रहे हो। देन इसका फिर मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर रखा था यहाँ पे, ये आप देख लेना। ठीक है, देन उसके बाद में आते हैं टेरिटरी के ऊपर। ये भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका था कि टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो कैसे है, किसको हम टेरिटरी मानते हैं। और यहाँ पे भी मैंने ये ऊपर ABCD वाला भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था आपको। ये डिस्प्यूटेड जो एरियाज हैं इनके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें बताएंगे। ठीक है, टेरिटरी का मतलब मैंने समझा दिया था कि यहाँ पे न केवल जमीन का टुकड़ा, लेकिन यहाँ पे पानी, आसमान, लोग, जो कुछ भी है सब कुछ आपके टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा, उस टेरिटरी के अंदर है तो वो उसी टेरिटरी का ही रहेगा। देन फिर एक ये मैंने आपके साथ में एक कोस्ट के बारे में बताया था कि जो कोस्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है। ये वाला जो रीजन है इसको हम बोल देते हैं काठियावाड़ कोस्ट, ये वाला फिर कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, आंध्रा कोस्ट और उत्कल कोस्ट। ये आपको सबको ये नाम पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कोरोमंडल, तो कोरोमंडल सिर्फ इतना ही कोस्ट है जो कि तमिलनाडु का पार्ट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं मालाबार तो ये सिर्फ इतना ही पार्ट है और ये केरला का पार्ट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कोंकण तो ये आपके महाराष्ट्र से लेके और कर्नाटका तक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, ये तीनों आ जाते हैं, उसका पार्ट रहता है ये कोंकण। काठियावाड़ आपके गुजरात वाला रीजन का। ठीक है, उत्कल अगर आता है तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपका? ओडिशा के वाले पार्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। सिंपल यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके बनेंगे कि जो कोरोमंडल कोस्ट है वहां पे अगर रेनफॉल होती है तो उस रेनफॉल के पीछे रीजन क्या है। तो आपको ये जब तक नहीं पता होगा कि कोरोमंडल कहाँ की बात कर रहा है तब तक आप जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो उस हिसाब के लिए से ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन जब हम आगे की बात करते हैं तो ये एक हमने एक सॉरी ये देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके थे कोस्टल स्टेट्स के बारे में भी। ठीक है, और ये एक पॉइंट आ जाता है, इस पे करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन। देन देखो, हमने अभी पढ़ा था बेस लाइन के बारे में। बेस लाइन क्या है? एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो कि ज्वाइन करती है आपके क्रूक शोर को। अभी जो आपका तट है ना, कोस्टल एरिया, वो ऐसे 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 होगा। ठीक है, ऐसे 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 करके। तो बेस लाइन क्या कर देगी, इस सब को कॉमन मान के एक ऐसे लाइन खींच देंगे, वो आपकी बेस लाइन हो जाती है। मैं ये ब्लैक यूज करता हूँ, यानी ये ऐसे जो भी एरिया है ना आपकी कोस्टल एरिया, क्योंकि सारा का सारा स्ट्रेट तो है नहीं, क्योंकि नेचर ने फॉर्मुलेट ही ऐसे कर रखा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कटा फटा मिलेगा ही। देन इस पूरे एरिया को ना ऐसे इन्होंने मिला दिया। ये वाले जो लाइन है इसको तो बोल दिया बेस लाइन, जो आपको यहाँ पे दिख रही है इसको बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है, कोस्टल बेस लाइन। जनरली इसको हम लो टाइडल जोन भी बोलते हैं। देखो आप जब इन्वायरमेंट पढ़ोगे ना तो वहां पे करंट अफेयर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, LTL, DTL ऐसे करके, STL। तो ये लो वाटर टाइडल मार्क के अंदर आता है, इसको LTL भी बोलते हैं। लो टाइडल वाटर मार्क मतलब यहाँ पे जो टाइड्स आएगा ना उसका लो जहां तक चला जाता है। लो और हाई का मतलब क्या होता है पता है आपको? मान लो ये जमीन है, ये पानी है इधर इस साइड, और पानी का बहाव इधर जा रहा है। पानी का बहाव ऊपर तक जाएगा तो कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन जो नीचे जब पानी उतरता है ना, तो जहां तक वो पानी उतरेगा, भाई इससे आगे यहां से आगे तो सिर्फ समुद्री है, पानी उतरते उतरते जाएगा, यहाँ पे फिर समुद्री है। तो इस लाइन को बोलते हैं LTL, लो टाइड लाइन। इधर ऊपर की तरफ जब गया, इस लाइन को बोल देते हैं HTL, हाई टाइड लाइन। ये एक डिफरेंस आप याद रख लेना। यानी जब पानी वापस समुद्र की तरफ चला जाता है उसको तो हम बोल देंगे लो टाइड लाइन। जब समुद्र का पानी जमीन के अंदर घुस के काफी अंदर तक आगे आ जाता है उसको बोलेंगे हम हाई टाइड लाइन। ठीक है, तो
तो ये जो बेस लाइन है, यहाँ पे स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा कि बेस लाइन हाई टाइड लाइन को मिलाने से बनती है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि बेस लाइन में अंदर कौन से आती है आपकी, लो टाइड लाइन वाली, तो उसको हम बेस लाइन बोलेंगे। अब इस बेस लाइन के अंदर यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, इस पानी को हमने एक नाम दिया था, कोई बताएगा क्या नाम दिया था? साबिर, शिवानी, जी सर। क्या नाम दिया था हमने इस पानी को जो बेस लाइन के सर अंदर था? इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर। बिल्कुल, इंटरनल वाटर। शिवानी, आज आप क्या हो रखे हो, बिल्कुल ही ओपीट हो, कोई भी जवाब नहीं दे रहे हो आप आज, तो आपका इंटरेक्शन बिल्कुल ऐसे हो रखा है एकदम। तो मुझे खुद ही बता कि क्या हो रहा है तो। पानी पी लो, ठीक है, या फिर एक जोमेटो से उनको भी आइसक्रीम रोजा ऑर्डर लग कर लो, गया, वो खा लो। क्या? उनको भी रोजा लग गया। नजर लग गया, रोजा रोजा अच्छा। चलो ठीक है, यहाँ पे फिर देखो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है टेरिटोरियल एरिया या टेरिटोरियल सी। जो हमारी टेरिटरी होगी, ये इन्होंने क्या कहा, देखो यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल, इस लो टाइड लाइन के आगे का जो 12 नॉटिकल माइल होगा, उस एरिया तक का जो भी पानी होगा, यानी क्योंकि यहाँ पे समुद्र तो स्टार्ट हो ही चुका है ऑलरेडी, ठीक है, आपकी बेस लाइन के आगे, तो ये वाला सारा का सारा आपका टेरिटोरियल सी के अंदर आएगा, और यहाँ पे जो कुछ भी है वो सारा का सारा आपकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसके अंदर तो मतलब कोई बाहर का वैसे भी नहीं आ सकता, ठीक है। देन जब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यानी इंटरनल वाटर तो बिल्कुल ही फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपका बेस लाइन, थर्ड पार्ट आपका टेरिटोरियल सी, देन आ जाता है आपका फोर्थ पार्ट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, एक जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये देख लेना कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना टेरिटोरियल वाटर के अंदर, वो आपके कंट्री के राइट्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं, बिना परमिशन के कोई नहीं आ सकता, रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो होंगे। उसके बाद में ये आपका अगला पॉइंट, कॉन्टिग्यूस जोन, ये वाला रीजन आपका आ जाता है कॉन्टिग्यूस, जो पूरा का पूरा यहां से लेके और पूरा का पूरा जो प्लस में आपका ये लगा लो कि 12 नॉटिकल माइल और आपका ऐड कर देंगे ना, तो वो आपका बन जाता है 24 नॉटिकल माइल, ठीक है, बेस लाइन से लेके, ठीक है, एक सेकंड रुकना, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। जो आपका कॉन्टिग्यूस जोन है, ये आपका बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तो यहां तक आ गया आपका, ठीक है, ये वाले रीजन तक, एंड देन इसके आगे भी 12 नॉटिकल माइल, ये आपका आ जाता है कॉन्टिग्यूस जोन। यानी एक हिसाब से टेरिटरी तो आपकी ये हो गई, इसके साथ में जुड़ा हुआ 12 नॉटिकल माइल और एरिया, जिसको हम हिंदी में अगर बोले तो संक्रमण वाला बोलते हैं, जो टर्म एक यूज करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से याद रख लेना आपको कि इसी का ही ये पार्ट माना जाता है, ऐसा चीज की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको ये याद रख लेना कि अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना रहता है इसका, ठीक है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये आपका 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, यानी इससे आगे जब हम 200 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं, आपका यहां तक, ये सारा का सारा जो एरिया है, ये आपका रहेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? यानी आपके कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, यहाँ पे आपको जो भी एक्टिविटी करनी है इकोनॉमिक रिलेटेड, एक्सप्लोरेशन करना है, सी पानी के अंदर देख के जाके देखना है कि क्या मिनरल्स हैं क्या नहीं है, वो सब का राइट आपके पास ही होगा, उस कंट्री के पास ही होगा जिस कंट्री के सराउंडिंग में ये पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब इसके आगे वाला जो पोर्शन जाता है 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर, ये आपका आ जाता है हाई सी, एक ऐसा एरिया जो ग्लोबली देखा जाए तो सारे कंट्रीज के ऊपर ही उसका राइट रहता है, कोई भी कंट्री यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकता है। क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो पेट्रोलिंग करने वाले जो शिप होते हैं ना, वो यहाँ इस वाटर में होते हैं आपके, नॉर्मली आपके टेरिटोरियल वाटर में। यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा? टेरिटोरियल सी के अंदर, फिर कुछ इधर भी एक एक दो तो यहाँ पे कम होते हैं, लेकिन ये भी मूव करते रहते हैं। अब अगर कोई भी बाहर के कंट्री का कोई शिप आता है, उसको इस एरिया से इधर एंट्री करनी है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना नहीं, एंट्री अलाउड ही नहीं है। अगर कोई शिप जबरदस्ती आके यहाँ पे आपका अतिक्रमण करे, इंट्रूजन कर रहे हैं, यहाँ पे पहुंच जाए, तो फिर उसको जब्त भी करने का पावर है, यहाँ पे नेवी जो है ना वो इसको चारों तरफ से कर लेगी। इवन कोस्ट गार्ड, आपने एक सर्विस सुनी होगी कोस्टल गार्ड,
तो यहाँ पे कोस्टल गार्ड लगे रहते हैं, वो कोस्ट को पूरा गार्ड करते रहते हैं। कोई भी अगर ऐसे एलियन शिप अगर आ जाता है तो उसको वो ब्लॉक कर देते हैं वहां पे। इवन इनके पास में ये तक राइट होता है कि अगर आप चाहो तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो अगर आपको लगे कि इससे खतरा हो सकता है। क्योंकि जब बॉम्बे का अटैक, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उस टाइम पे वो जितने भी टेररिस्ट थे वो बोट का सहारा लेके ही आए थे छिप के। तो वो एक हमारा बहुत ही बड़ा एक, ये लगा लो, एक फेल्योर था। लेकिन अब उसको काउंटर करने के लिए और भी ज्यादा सिक्योर हो गए हैं इंडिया के कोस्टल गार्ड में। एंड देन उस चीज को प्रोवाइड करने के लिए ये चीज, ये लोग अपने ना मतलब पूरा मेहनत लगा रहे हैं अपनी। तो ये आ जाता है आपका हाई सी। कहने का मतलब इंटरनल वाटर है, ये तो वो वाला पानी है जो आपके जमीन के अंदर ही है। फिर बेस लाइन, जिसको कि हम एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, जो कि पूरे के पूरे इंडिया के टेरिटोरियल जो कनेक्शन है ना उसको डिफाइन करता है। देन आपका टेरिटोरियल सी, यानी इससे लगा हुआ पानी का जितना भी हिस्सा है वो टेरिटोरियल सी के अंदर आएगा। उसके बाद में आपका 200 नॉटिकल माइल तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। किसी भी कंट्री के आसपास का इतना एरिया उस कंट्रीज को ही बिलोंग करेगा। उसके बाहर का यहाँ पे फिर चलेगा आपका इंटरनेशनल लॉ चलेंगे, सी बैड रूल, या फिर आपका एक यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि ये पता चलता है कि भाई हाँ हम इस टाइप के लॉ फॉर्म करें जो कि दो कंट्रीज के टेरिटरी के बीच को रिस्पेक्ट भी करें और वहां पे एक दूसरे का रूल का वायलेशन भी ना हो। तो इस टाइप के ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं। ठीक है, देन अब चलते हैं आगे नेक्स्ट वाला। ये वाला मैंने उसी चीज को समझा दिया। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि वो जो 12 नॉटिकल मिल्स जो है उसमें क्या कहते हैं, किसी दूसरे देश के शिप को वहां जाने के लिए, मतलब उधर से गुजरने के लिए, मतलब उसको टैक्स पे करना पड़ता है या उससे आगे के लिए भी? आप एक चीज बताओ, आपका घर है, उस घर के बाहर आपने दीवार लगा रखी है, ठीक है? क्या कोई भी बंदा वहां पे उस दीवार को मतलब गेट पे आके नॉक नॉक तो करेगा ना कि भाई मैं अंदर जी। आऊं या ना आऊं? जो बाहर का दरवाजा है वो समझ लो कि आपका वो EEZ वाली जो लाइन है 200 नॉटिकल माइल्स वाली, वो है हाई सी वाली लाइन। ठीक है, हाई सी है आपका वो वाला एरिया। अब मान लो कोई बंदा उसके आगे आ गया, लेकिन उसके अंदर आने के लिए उसको चाहिए आपकी परमिशन कि हाँ ठीक है भाई आप हो, ठीक है आ जाओ, चलो आओ बैठो चाय पानी पियो। आप उसको थोड़ा सा अंदर ले आए। मान लो कि आप उसको ले आते हो अपने टेरिटोरियल सी के अंदर। अब वो कह रहा है टेरिटोरियल सी के बाद में कि भाई मुझे, और टेरिटोरियल सी वही है जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा 12 नॉटिकल माइल, यानी आपकी परमिशन के बगैर वहां तक वो नहीं आ सकता। अब अगर मान लो उसको, और ये जो टेरिटोरियल सी है ना दैट इज योर सोवरेनिटी, ये आपका ही हक है। वो आके ये कहे कि हाँ इस बेड पे आके मैं बैठा हूं, इस कप में मैंने चाय पी है, ये कप भी मेरा, ये बेड भी मेरा, अब आप यहां से मुझे नहीं उठा सकते। तो क्या ये चीज लाजमी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर आपका राइट है। अब उसको आया है, उसको चाय पिलाओगे तो ठीक है पिलाओगे, नहीं पिलाओगे तो भी आपकी मर्जी। हो सकता है आप उसको पानी भी ना पूछो, और हो सकता है उसको बाहर से ही आप लात मार दो कि नहीं तू बाहर ही निकल। तो कहने का मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो हमारे हक में होंगे। हम चाहे तो उनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, ड्यूटी लगा सकते हैं, जो मर्जी। तो वो हमारे ही रूल्स चलेंगे वहां पे आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, और टेरिटोरियल से तो बिल्कुल ही अंदर आ गया ना, यहां तक तो पहुंचने पे हम बहुत ही वो रखते हैं, रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं। हाँ, अगर हमारा किसी कंट्री के साथ में बायलेटरल ट्रेड अगर हो रहा है और हमें पता है कि वो शिपमेंट अगर आ रहा है वो हमारे ही डील के अकॉर्डिंग वहां पे आ रहा है, तो उसको हमारे प्रायर परमिशन होती है एंड दे कैन फ्रीली ट्रांसपोर्ट थ्रू दैट पर्टिकुलर रूट। जैसे वॉस्को डी गामा आया था उस टाइम पे ऐसे रूल नहीं थे, वो आके सीधा ही बैठ गया था कालीकट में। और वो तो लोग पता है बंदरगाह पे आते थे तब परमिशन लेते थे कि सर हम आगे आ जाएं क्या। बंदरगाह पे आने के बाद भी उनका सारा सामान, माल माल जो भी लेके आते थे वो जहाज के अंदर ही रहता था। अब उनको ये लगता था यार जहाज को तो खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए वो ये बोलते थे वहां के लोकल राजा को कि भाई राजा साहब आप हमें यहाँ पे एक बार हमारी फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दो ताकि हम हमारा जहाज में जो सामान लोड है ना उसको उतार सकें। फैक्ट्री कह लो, गोडाउन कह लो। फिर उन्होंने वहां पे ऐसे परमिशन दे दी। नॉर्मली तो स्टार्टिंग में उनको परमिशन ही नहीं मिलती थी कि भाई नहीं तुम लोग सामान लाए हो तो लाए हो, हम क्या करें, यहाँ पे आए क्यों, हमने तो तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया। बहुत सारे शिप्स को तो ऐसे भेज देते थे वापस। लेकिन कुछ लोग चतुर चालाक थे, उन्होंने परमिशन वहां पे फैक्ट्री बनाने की भी ले ली। इवन वहां पे उन्होंने ये भी कह दिया कि सर हम यहाँ पे ना ये चाहते हैं कि आपके साथ में हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो मेंटेन रहे। ऐसे करके उन्होंने फिर अपने ट्रेड रिलेशन बनाने स्टार्ट किए धीरे धीरे। यहाँ पे उन्होंने अपने फैक्ट्रीज को उन्होंने फोर्टिफाई किया, यानी किलेबंदी कर दी चारों तरफ। उन्होंने मिलिट्री भी बिठा ली अंदर, सेना भी बिठा ली। धीरे धीरे उन्होंने फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया।
और फिर धीरे धीरे यहाँ पे वो जॉब भी देने लग गए। जॉब देने लगे तो उन्होंने कह दिया कि चलो भाई जो भी हिंदुस्तानी है, उनको हम फौज में भर्ती देंगे और उनकी मंथली सैलरी भी फिक्स हो जाएगी। धीरे धीरे फौजियों को भी पता चला कि भाई वो हुई तो खराब गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया 1857 में। फिर बाद में बाकी लोगों को भी पता चला कि नहीं, इनका तो खुद का ही एक रूल चल रहा है, और काफी इंडियंस को तो इंडियंस भी नहीं समझते। फिर अलग अलग से मूवमेंट हुए, हम लोगों ने आंदोलन वगैरह किए काफी सारे, और फिर इनको हमने यहाँ से भगा दिया। तो कहने का मतलब, अगर हम वो वाला जो कॉन्सेप्ट जो शोभा ने क्वेश्चन पूछा कि क्या हम वहां पे लाने के लिए उनसे टैक्स वसूल कर सकते हैं, कोई भी ड्यूटी लगा सकते हैं, तो अगर हम वो पहले से ही निभाते हुए आते ना, तो शायद ये नौबत नहीं देखने को मिलती, है ना शोभा? उस टाइम पे आप थे नहीं ना शोभा, इसलिए ये चीज हो गई, वरना हम अंग्रेजों को गुलाम कभी ना होते। ठीक है, चलो यहां तक समझ गए। ये एक छोटा सा मैप है, इसमें देख लेना कि ये वाला जो होता है आपका सेल्फ का पार्ट है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ वो वाला हिस्सा होता है जो होता तो काफी ज्यादा गहरा नहीं होता, कम ही गहराई होती है इसकी, लेकिन पानी के ऊपर वाला शैलो वाटर जिसको बोलते हैं। देन फिर एकदम से स्लोप आएगी, यानी एकदम से डीप, एंड देन डीप आने के बाद में फिर थोड़ा बहुत ये काफी दूर तक ही चलता रहता है प्लेन, एंड देन फिर थोड़ा बहुत बीच में कहीं से राइज होता है, एंड देन फिर एकदम से बेसिन बन जाता है प्लेन, ऐसे स्ट्रेट लाइन। इसको बोल देते हैं हम आपका ओशियन का रिलीफ, जिसको बोलते हैं ओशियनिक रिलीफ। जब ओशियनोग्राफी पढ़ाई जाएगी उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट आएगा, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां से अभी सिर्फ इतना देख लो कि कॉन्टिनेंट के साफ वाला जो पार्ट है उसको सेल्फ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो, दिस इज माई सेल्फ, ऐसे करके। यहाँ पे सेल्फ की स्पेलिंग अलग है, लेकिन माई सेल्फ यानी मैं हूं, तो मेरे पास में क्या आएगा, शेल्फ आएगा। देन स्लोप, मेरे से दूर जाते ही लोग गिर जाते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेना। देन फिर यहाँ पे एकदम बेसिन मान लेना कि फ्लोर है डीप ओशन का। इसी के अंदर यहाँ पे ये पूरे को डिफाइन कर दिया कि 12 नॉटिकल माइल है, उसको टेरिटोरियल सी बोलते हैं। यहाँ पे हमारी सोवरेनिटी रहती है, किसी भी दूसरे कंट्री का यहाँ पे कोई राइट नहीं होता। देन फिर आ जाता है आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाले रीजन में, ये वाले रीजन में आपका 200 नॉटिकल माइल तक आपका रह जाता है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसको ईईजेड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सी बेड और सी सोइल के ऊपर हमारा ही वो होता है राइट। सी बेड यानी ये वाला सी बेड, सी सोइल यानी यहाँ पे जो भी मिट्टी वगैरह होती है, हम माइनिंग वाइनिंग कुछ भी है वो सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। देन फिर आ जाता है एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल सेल्फ। थोड़ा सा काफी जगह पे ना इसको एक्सटेंड भी कर देते हैं, और काफी जगह पे फिर इंटरनेशनल रूल्स भी लगते हैं, जिसको डीप सी बेड एरिया बोलते हैं। एंड इस वाले एरिया के अंदर अगर कोई भी एक्सप्लोरेशन करना होता है तो इंडिया को इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे डीप ओशियन सी ड्रिल ऐसे करके कुछ चीजें हैं, मतलब स्कीम्स हैं, जिसके अंदर काफी सारे कंट्री मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें इंटरनेशनल वाटर वाले जो लॉज है ना, उनको फॉलो करके इंटरनेशनल ट्रीटीज को फॉलो करना पड़ता है, वो जरूरी होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है? सर, हम्म। अगर 3-4 कंट्रीज के बीच मतलब वॉर होती है, तो हम्म। वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर वाले रीजन में ही होते हैं। अगर मान लो कोई कंट्री है जो दादागिरी दिखाए, तो वो तो जाके ना कंट्री को ही डिस्ट्रॉय करके पूरे को ही लूट लेते हैं। जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन के साथ किया, जो सेवस्टोपोल था आइलैंड ही था, सी वाटर ट्रीटी नहीं, वो वहां तो पे दो उसको। कंट्रीज की बात हो गई। जब दो से हम्म। ज्यादा कंट्रीज होती हैं, मतलब 3-4 कंट्रीज या उससे भी ज्यादा और कंट्रीज आप ये कह रहे हो कि उनके बीच का जो ये नॉटिकल माइल वाला है, ये डिस्टेंस कम हो? हाँ, ठीक है, और वहां पे डिस्प्यूट अगर इनके बीच में है तो क्या होगा, राइट? मतलब मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मानिए ये जो इंटरनेशनल वाला रीजन है वाटर की, यहाँ पे सब कंट्रीज का वो होता है। मानिए अगर कोई वॉर यहाँ होती है, मानिए 6 कंट्रीज हैं वो आपस में वॉर यहाँ कर रही हैं, तो क्या जो दूसरी हम्म। कंट्रीज हैं वो उनमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि तुम यहाँ कैसे लड़ रहे हो? और दूसरी ये चीज कि अगर वो 6 कंट्रीज पे वॉर होगी, तो वो इंटरनेशनल वाले ठीक है, टाइम वाटर लाइन पे ही होगी। अब डिपेंड करता है कि वो कंट्री लड़ाई कौन कर रहे हैं। मान लो अमेरिका है, अमेरिका के 200 नॉटिकल माइल्स के आगे खाली हाई सी पड़ा है, पूरा पैसिफिक ओशियन है उसके साथ में, तो और इधर अटलांटिक ओशियन है, दोनों काफी दूर दूर तक कुछ नहीं है। और वहां पे जाके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये छोटे छोटे कंट्री हैं, वो जाके कहें चलो हम यहाँ पे कुश्ती करते हैं, उनको एक मिसाइल फेंकेगा, सबको भगा देगा वहां पे। अब वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान मतलब चाइना की तरफ मान लो अमेरिका को आए, लगे कि चलो ठीक है यहाँ पे आके कुछ करते हैं, क्योंकि है तो इंटरनेशनल वाटर,
उन्होंने आके किया भी था, यहाँ पे प्रैक्टिस भी की थी, एक्सरसाइज भी की थी। बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको इसी तरीके से किया जाता है कि अटैक हो रहा है कोई, तो वहां पे वो अपने ना वेपन्स का वो यूज करते हैं। अब जब वो ड्रिल होती है ना, उसमें वो रियल वेपन ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जाके बस ऐसे ही करके हाँ ऐसे मॉक ड्रिल करके आ गए, वहां पे वो बम फोड़ते हैं रियल वाले। तो ये जो मॉक ड्रिल होती है ना, उसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है उन कंट्रीज का, और उसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ये कंट्री जो कि पास में कंट्री है। जैसे चाइना ऑब्जेक्ट करता है, जैसे ही इंडियन ओशन के आसपास आके यूएस ड्रिल करता है, एक्सरसाइज करता है ना, तो उसका काफी बार चाइना ने विरोध किया है। लेकिन नहीं मानता अमेरिका, क्योंकि अमेरिका तो सुपर पावर है, कौन क्या बिगाड़ लेगा उसका। तो सेम चीजें हैं, डिपेंड करता है कि वहां पे कंट्री कौन है। हाँ ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट करने का राइट हर कंट्री के पास है, वो यूएन में जा सकते हैं और वहां पे जाके अपने जो भी यूएन कोर्स वाले जो रूल्स रेगुलेशन है उनको लीगली बाइंड कराने के लिए वो बोलते हैं। ठीक है, हो भी जाता है, मान भी लेते हैं, क्योंकि अभी वो वर्ल्ड वॉर वाला एरा है नहीं, अभी डिप्लोमेसी का एरा चल रहा है। ठीक है, चलो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। सर बी नंबर। बी नंबर मतलब 2 और 3। ये सर। ओके, और कोई? पढ़ो फटाफट पढ़ो, जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ ले, जल्दी जल्दी। अभी सिर्फ एक ही उत्तर आया है, तबस्सुम ने सी लगा दिया। ठीक है, सर मेरा डी। डी किसका है? शोभा। ओके, सर बी है। चलो शिवानी का बी। यस इतिशा, सर बी है मेरा भी। इतिशा आपका भी बी है या निर्जला का था बी? यस सर मेरा भी था। ओके, निर्जला का था। ठीक है, इतिशा आपका क्या है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है, सोच लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये इजी कैटेगरी में काउंट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। ये ऐसे क्वेश्चन किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए। सर चलो बी मैं ही है। आंसर देता हूँ, टाइम अप। किसने क्या बोला आंसर अभी? चलो ठीक है फिर, देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है ये। मैंने अभी बोला ना कि यूनाइटेड नेशंस का यार कलर, ये ठीक है चलो। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे एक पर्टिकुलरली उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो यूएन की कन्वेंशन है ना ऑन लॉ ऑफ सी, हिंदी में भी यहाँ पे हिंदी वाले देखते रहे ना कि किस कन्वेंशन के अंदर ये है। उसके अंदर ये कहा है लॉ ऑफ सी का मतलब समुद्री कानून, समुद्र के जो भी कानून है, जो मैं अभी बार बार बता रहा था कि लॉ को इंटरनेशनल जो लॉ है उनके टूवर्ड्स बाइंड रहना पड़ेगा। तो ये यूएन की कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे क्या बताना है आपको? करेक्ट। आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे ये देखो कि ऊपर जितने भी स्टेटमेंट है उनमें करेक्ट पूछा है या फिर नॉट करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। आपको ये डिफरेंशिएशन देखना है पहले अटेम्प्ट करने से पहले। कई बार अगर मान लो यहाँ पे इनकरेक्ट अगर पूछ रखा होता तो आंसर चेंज हो जाता, करेक्ट पूछ रखा है तो आंसर चेंज है। ठीक है, अब स्टेटमेंट देखते हैं पहले। अ कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट जैसे कि आपका गुजरात हो गया फॉर एग्जांपल, हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू अ लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स मेजर्ड फ्रॉम द बेस लाइन डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन। अब इस स्टेटमेंट के अंदर सिंपल सा एक यही है कि भाई उस स्टेट को राइट है कि वो 12 नॉटिकल माइल्स से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन उसके अंदर अंदर जो भी टेरिटोरियल सी है वहां पे उसका सारा राइट रहेगा। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, जनरल स्टेटमेंट है, 12 नॉटिकल माइल ही देकर दे रखा है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स, यहां पे देखो एक टर्म आ जाती है ऑल स्टेट्स, वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड, वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड enjoy the right of innocent passage through territorial sea। यानी टेरिटोरियल सी के, टेरिटोरियल सी मैंने आपको बताया था अभी कौन सा आ जाता है आपका 12 नॉटिकल माइल वाला।
तो अब यहाँ पे स्टेट्स की बात हो रही है, देखने वाला सोचेगा कि भाई यहाँ पे ओल्ड स्टेट्स है तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, लेकिन ये इंडिया की बात हो रही है। जो टेरिटोरियल सी है ना वो इंडिया का है। और आपको एक चीज ये भी पता होगा कि ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्टेट का राइट है या कंट्री का, तो वहां पे कंट्री का ही राइट माना जाता है। तो जितनी भी स्टेट्स है ना अलग अलग, चाहे वो लैंडलॉक्ड, अगर मान लो हरियाणा भी जाके वहां पे कहे, दिल्ली भी जाके कहे कि मुझे यहाँ से अपना शिप निकाल के लेके जाना है, तो वो लेके जा सकता है, क्योंकि ये टेरिटोरियल सी है वो इंडिया का है, और इंडिया का अगर है तो सबका ही राइट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आगे क्या है, करेक्ट। देन लास्ट क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शेल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड। ये तो बिल्कुल ही सिंपल स्टेटमेंट है, सीधी की सीधी बता रखी थी। तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या है इसका, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये डी ऑप्शन किसका था? सर मेरा सुबह। ओके, और किसी का था डी ऑप्शन? किसी ने सोचा था डी ऑप्शन हो सकता है और बोला नहीं हो? ठीक है, तो क्वेश्चंस इस तरीके से ही आएंगे। अभी देखो हमने जो चीज पढ़ी ना उसी के बेस से सारा क्वेश्चन निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ये मैं करवा चुका हूं, ये हो चुका है आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं आइलैंड्स के ऊपर। इस सेशन को ना जल्दी जल्दी वो रखेंगे। आइलैंड के बारे में मैंने बता दिया था कि आइलैंड कैसे फॉर्मुलेट होते हैं। यहाँ पे आप बस ये देख लो कि ये जो बे ऑफ बंगाल है इसके अंदर कौन कौन से आइलैंड है। ये दो आइलैंड, नरकोंडम और बैरन आइलैंड, ये वोल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि वोल्केनिक आइलैंड है। इधर कावरती और ये कनूर जो आइलैंड है लक्षद्वीप के अंदर, ये आपके कोरल आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये मैं बता दूंगा कि कोरल क्यों है, ये वोल्केनिक क्यों है। देन आ जाते हैं हम लैंड के ऊपर, जैसे ये है माजुली आइलैंड, ये आपका है पूरी दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, अगर किसी भी रिवर के अंदर कोई भी आइलैंड है वो माजुली आइलैंड है। आसाम के अंदर ये है और ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर ये मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद में ये अलग अलग आइलैंड हैं, इनके बारे में आपको नाम पता होना चाहिए, लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये मिलते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये आप देख लेना, यहाँ पे मैंने कुछ आइलैंड्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, वो एक बार देख लो फटाफट। पहले है गंगा सागर आइलैंड और न्यू मोर आइलैंड। ये है गंगा सागर आइलैंड, ये है न्यू मोर आइलैंड। ये कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है, ये हुगली रिवर पे है। इधर से हुगली रिवर आती है, उसके ऊपर बना हुआ है, उसी के सेडिमेंट्स के थ्रू ये बने हुए हैं। देन व्हीलर आइलैंड, ये आपका है व्हीलर आइलैंड। इसका नाम चेंज हो गया, आप लोग मुझे बताओगे कि इसका चेंज नेम क्या है। ठीक है, नेम अब्दुल चेंज, कलाम ये आपको हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही बोला, कौन बोला, क्या बोला, जल्दी से बोलो। अब्दुल कलाम आजाद। हाँ, अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, ये नाम इसका चेंज हो गया है व्हीलर आइलैंड का। ये कौन सी रिवर पे है, क्वेश्चन यूपीएससी सीधा पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए ब्राह्मणी रिवर पे है। मैच द फॉलोइंग दे देगा, ये आइलैंड है, आगे ये रिवर्स है। फिर श्री हरिकोटा आइलैंड, ये आपका श्री हरिकोटा आइलैंड है। ये कहाँ पे है, क्यों है फेमस, ये इसरो का लॉन्चिंग पैड है। ठीक है, कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में। आप एक चीज ये देखो, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। ज्यादातर सैटेलाइट मैंने आपको पहले ही बताया था ईस्टर्न कोस्ट पे ही मिलते हैं। रीजन बताना है आपको, ये आप मैसेज करके या जो भी है इसके ऊपर लिख के भेज देना। फिर है गल्फ ऑफ मन्नार, ये सिचुएटेड कहाँ है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। ये यहाँ पे है, इधर नीचे श्रीलंका है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है। मन्नार जो है ना, ये एक पोर्ट है, ये श्रीलंका के अंदर ही है। ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार के ऊपर आपका आ जाता है पाक स्ट्रेट या बे ऑफ पाक, PALK। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि पाक स्ट्रेट कहाँ कहाँ पे मिलती है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक स्ट्रेट, PALK। ठीक है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है ये पंबन आइलैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इधर है, देखो ये नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, पंबन आइलैंड। देन उसके बाद में देखो इसका दूसरा नाम क्या है, रामेश्वरम आइलैंड। पंबन आइलैंड का नाम चेंज कर दिया, क्योंकि पहले अंग्रेजों ने लिखा हुआ था ये नाम, साउथ में ऐसे ही नाम होते हैं वैसे भी। फिर ये वाली कुछ इंफॉर्मेशन इतनी काम की है नहीं, ये याद रखना बस, राम सेतु या एडम ब्रिज यहाँ पे बना है, जो श्रीलंका और इंडिया के मेनलैंड को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये बस मोटा मोटा है, आइलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये पूछ लेंगे कि सेंट मैरी आइलैंड कौन से स्टेट में है, सेटलैंड आइलैंड कौन से स्टेट में है, होप आइलैंड कौन से स्टेट में है। ठीक है, खालिया बेट, आलिया बेट, ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए। ये जो बेट वाले जितने भी नाम है सारे के सारे आपको गुजरात वाले रीजन में ही मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा उसके लिए घबराना नहीं है, बेट देखते ही लिख देना गुजरात वाला रीजन। ठीक है,
ये पंबन वाला मैंने थोड़ा सा ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये मैप यूज कर लिया। यहाँ पे देखो इधर है पंबन। अगर आप इधर देखोगे तो ये वाला, ये देखो ये वाला पंबन आइलैंड है इधर नीचे की तरफ। ये पूरा जाता है इधर, यहाँ पे मन्नार है, जो मन्नार पार्ट है वो इसका रहता है श्रीलंका का। और इधर वाले को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ऊपर है ये पाक स्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि पाक स्टेट किस किस के बीच में है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका का कौन सा आइलैंड है जहाँ पे पाक स्टेट है? तो वो है जाफना। इन दोनों के बीच में ये जो पूरा बे बना हुआ है इधर ऐसे, इसको बोल दिया जाता है पाक बे। यहां से जो नैरो पैसेज जहां से पानी घुस रहा है, इसको बोल देते हैं पाक स्ट्रेट। ये जो स्टेट सिटी है वो है जाफना सिटी। ठीक है। फिर इधर है गल्फ ऑफ मन्नार साउथ में। ठीक है, ये दो चीज, इधर बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, नीचे इंडियन ओशन हो जाएगा। बस इतना ही है, ज्यादा वो कुछ रूट है नहीं। पहले ये था कि ये रूट ऐसे होता था, पूरा श्रीलंका से पार करके आना पड़ता था, लेकिन अब ये रूट ये हो गया है इधर से। ठीक है, इसी को जोड़ने के लिए ये पंबन ब्रिज कह लो या रामेश्वरम ब्रिज कह लो, राम सेतु कह लो, उसको बनाया गया है, डिजाइन किया गया है इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए। तो बस ये था आपका आज का। और ये आइलैंड है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अंडमान और निकोबार वाला, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्योंकि यहाँ तक मुझे जो चीजें समझानी थी ना आपको, थोड़ा सा एक आपके दिमाग में बैकग्राउंड क्लियर करना था कि इस तरीके से चीजें होंगी। ठीक है। और जब तक आपके दिमाग में ये बैकग्राउंड सेट नहीं आना, तब तक चीजों का करने का फायदा नहीं है। अब आगे वाली जो क्लासेस जो होंगे ना हमारी, वो थोड़ी सी फास्ट पेस पे चलेंगी। एक क्लास में ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी। आज इंफॉर्मेशन मैंने बहुत कम दी है, समझाया ज्यादा है। तो उसी तरीके से देखना आप इन चीजों को। ठीक है। एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी अभी आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद में मैं इस वाले स्लाइड से पर्टिकुलरली जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रही है, क्वेश्चन पूछूंगा। मैं बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये आपके सेल्फ स्टडी का काम है। बता दूंगा तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी तो हो ही जाएगा। चलो इजी कर देते हैं यार, क्यों दुखी करें आप लोगों को। देखो, ये है इधर अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड, इधर लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड है अलग अलग। एक आइलैंड का मतलब अगर हम ये सोचे ना कि लक्षद्वीप एक ही है, तो नहीं, अलग अलग है। कैपिटल सिटी आपको दोनों को पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, अंडमान की क्या है। ठीक है। लक्षद्वीप की क्या है कैपिटल? कावरती। एंड अंडमान निकोबार की क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कौन से आइलैंड पे है? सदर्न आइलैंड पे। चलो, अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर जो अंडमान का आइलैंड है वो है नॉर्थ अंडमान। ऊपर है ये कोको चैनल, ये आपके इंडिया और म्यांमार के बीच का चैनल जिसको बोल सकते हैं एक लैंग्वेज में। दूसरा, अंडमान और म्यांमार के बीच में दो। तीसरा, नॉर्थ अंडमान और म्यांमार का आइलैंड है ऊपर कोको आइलैंड, उनके बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या है? कोको चैनल। ये तीन तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में देखो बड़े बड़े करते हैं पहले। ये है मिडिल अंडमान, ये है सदर्न अंडमान, फिर ये है लिटिल अंडमान। फिर यहाँ पे काफी सारा गैप पे फिर स्टार्ट होता है आपका कार निकोबार एंड देन ग्रेट निकोबार। ये दो जो आइलैंड हैं वो है आपके निकोबार के, ऊपर वाला है आपका अंडमान का। ये दोनों मिलके आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बनते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? ये है सोमबरेरो चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट निकोबार और नीचे यहाँ पे इंडोनेशिया, इसके बीच में कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अंडमान सी कहां पे है? अंडमान सी इधर तो हो गया अंडमान, और इधर आपका दूसरी साइड आ जाता है आपका इंडोनेशिया या मलेशिया कह लो, मलाया पेनिनसुला कह लो, ऐसे करके उन दोनों के बीच में अंडमान सी है आपका। ठीक है। देन ऊपर आ जाओ, नरकोंडम आइलैंड। मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर दो ही वोल्केनिक आइलैंड हैं, एक नरकोंडम है और दूसरा बैरन है। ना सीधा ही क्या है? ना नहीं है। नहीं है एक्टिव, कौन सा नहीं है? यानी ये नॉन एक्टिव हो गया। ठीक है, नॉन एक्टिव वोल्केनो। बैरन यानी बर्न हो रहा है एक साथ से। बर्न कौन सा होगा? जो एक्टिव होगा। ठीक है, जिसमें आग लगी हुई होगी वही कौन सा होगा? एक्टिव। तो ये हो गया बैरन आइलैंड। देन अब यहाँ पे देखो ये तीन आइलैंड है। पहले ये आइलैंड का नाम हुआ करता था हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम चेंज कर दिया स्वराज द्वीप। ये वाला आइलैंड का एक बार ये मिटा देता हूँ, स्वराज द्वीप, इसका नाम क्या रख दिया? स्वराज द्वीप। इसके नीचे नीचे साउथ में छोटा सा आइलैंड नील आइलैंड था, इसका नाम कर दिया शहीद द्वीप। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर इधर यहाँ पे एक आइलैंड था रोस आइलैंड, इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो देखो जो रोस आइलैंड था उसका नाम क्या हो गया? बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। जो नील था
नील का क्या नाम हो गया? शहीद द्वीप। और जो बचा हैवलॉक, हैवलॉक हवालात में कौन गए थे, किसके लिए गए थे? स्वराज के लिए हम हवालात में गए थे, तो हैवलॉक लोक हो गए थे स्वराज के लिए। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, ऐसे बना के आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड है वो कौन से आइलैंड के पास का पार्ट है? तो ये अंडमान का पार्ट है। अब अंडमान में भी कौन से आइलैंड का पार्ट है ये लिटिल अंडमान और जो आपका साउथ अंडमान है उनके बीच का हिस्सा है, ठीक है, ये याद रखना है। अब लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान इन दोनों के बीच में कौन सा पैसेज है? पैसेज का मतलब होता है जहां से पानी फ्लो करता हो, ठीक है, पानी जाए, उसको क्या बोल देंगे? पैसेज। पैसेज और चैनल दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? तो ये आपके दोनों आइलैंड हैं, ये देख लेना। इधर सेम चीज इसी में चलेगी, ये मिनिकोय आइलैंड है, ये बिल्कुल साउथ में है, ठीक है। और आपका लक्षद्वीप, आपका अंडमान, और एक दो चीजें और भी हैं जो हम नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। आज थोड़ा सा लेंदी भी हो गया, बोरिंग हुआ क्या, कैसा लगा आपको? सर बहुत एकदम अच्छा। कड़ा। कड़क लगा, ठीक है। हाँ, तभी लास्ट तक हो गई क्लास में, ठीक है। चलो फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।